प्यारे बच्चों, पिछले दिनों आज कक्षा 9 की क्लास के लिए ये जो आपकी स्क्रीन पर पुस्तक दिखाई पड़ रही है क्षितिज, पिछले दिनों हम लोग काव्य खंड को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो काव्यों को पढ़ा, दो काव्यों के बारे में जानकारियाँ ली। सर्वप्रथम हम लोगों ने कबीर की साखियाँ और सबद पढ़े। उसके बाद ललद्दत महोदया का हमने वाक पढ़ा। अब काव्य खंड के बाद आवश्यक यह होता है कि सभी खंड की अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में लेते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी क्रम में आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक में ही गद्य खंड में सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको बताएंगे और प्रेमचंद की अति प्रचलित कहानी दो बैलों की कथा हम आपको उसके बारे में बताएंगे। आवश्यक यह होगा, सर्वप्रथम हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानकारी लें, उसके बाद उनके द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा। आप लोगों ने पूर्ववर्ती कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। दो बैलों की कथा, दो बैल किस प्रकार से क्या क्या कार्य करते हैं, क्या इनके अंदर विशेषताएं हैं, किस लिए यह लिखा गया, उसके बाद हम आपको बताते हैं दो बैलों की कथा के बारे में। उसके पहले हम लोग गद्य खंड में, क्षितिज पुस्तक में गद्य खंड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। गद्य कुछ इसमें आपके 2-3 कोटेशन दिए गए हैं, हम लोग उसको भी जान लेते हैं। जैसा कि गद्य कहा गया है, गद्य के बारे में, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। यह जो जीवन आपका चल रहा है, इस जीवन को जीने के लिए गद्य शैली का ही प्रयोग होता है। किसी से अपने मन के भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए हम लोग गद्य शैली का ही प्रयोग करते हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। कहा गया है, अच्छा गद्य लिखने के लिए, अच्छा गद्य लिखने की कला चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है। अच्छा गद्य लिखने की जो कला होती है, जो कला है, वह किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में अगर सही ढंग से बोला जाए, सही ढंग से उसको नामित किया जाए, सही ढंग से उसको परिभाषित किया जाए, तो वही गद्य है, वही गद्य लेखन की कला है। इसको आपके विदेशी हिंदी शास्त्री हैं रैल्फ फॉक्स, इन्होंने कहा है। कहानी के बारे में मुंशी प्रेमचंद ने एक कोटेशन कहा है, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी में किसी एक भाव को प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा है। इसमें कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है और इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता बहुत ही आसानी से नहीं प्राप्त होती, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता की लड़ाई आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान में इतिहास के प्रकरण में पढ़ा होगा। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश कथा की परंपरा का उपयोग किया है। इस कहानी का परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। एक गधा, एक बैल किस तरीके से आज़ादी पाने के लिए क्या क्या संघर्ष करता है, यही इस कहानी में चित्रित है, वर्णित है। अब इसके बाद हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, इनके जन्म और इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। उसके बाद हम लोग सीधे कहानी की ओर बढ़ेंगे। आप लोग देखें स्क्रीन पर मुंशी प्रेमचंद का इनकी एक छोटी सी फोटो दिखाई पड़ रही होगी आप लोगों को। अब हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880, जिसको 1880 कहते हैं, में वाराणसी के लमही गांव में हुआ था।
वाराणसी मीन्स बनारस, ये आपके बनारस जो है यहीं भदोही से लगा हुआ, इलाहाबाद के बाद, प्रयागराज के बाद भदोही, भदोही के बाद वाराणसी पड़ता है। काशी के नाम से भी जाना जाता है पुराणों में, वही आपका बनारस है। कहा जाता है जो कि शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई नगरी है, उसी को काशी कहते हैं। तो वहाँ पर बनारस में लमही गांव में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था और इनकी जो शिक्षा हुई वह बीए स्नातक तक की इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 ईस्वी में इन महान कथाकार, महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का देहावसान हो जाता है। तो इसमें मुख्य बातें ये हैं कि प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस में हुआ, लमही नामक गांव में, और इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हुई और इनकी शिक्षा मात्र बीए तक ही हो पाई थी। अब इनके काव्यगत सौंदर्य को हम लोग देखते हैं तो इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। पहले पत्रिकाएं भी संपादित होती थी, आज भी तमाम पत्रिकाएं आप लोग देखते होंगे, पत्र पत्रिकाओं का भी संस्करण होता है। जैसे तमाम संस्थाएं होती हैं, जैसे आपकी हिंदी साहित्य की संस्था हिंदुस्तान एकेडमी है यहाँ पर आपके प्रयागराज में, वहाँ से भी पत्रिका निकाली जाती है। तो ये जो है वहाँ से भी पत्रिका निकलती है। तमाम ऐसे संस्थाएं हैं जो अपनी पत्रिका निकालती हैं, तो वो भी पत्रिका निकालने का भी कार्य इन्होंने किया, संपादन का। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन में भी प्रचुर मात्रा में भी किया। मुंशी प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। साहित्य जो लिखा जाता है वह समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए ही साहित्य लिखा जाता है। साहित्य लिखने का मतलब यह नहीं होता कि हम लोगों ने कहानी को पढ़ा और कहानी को पढ़ करके, हंस करके, उसकी बातों को सुन करके तुरंत हम लोग उसको भूल गए ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी आपके साहित्य लिखे गए हैं, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, जो भी लिखा गया है उसमें कुछ न कुछ समाज सुधार की बातें रहती हैं। अगर रामायण लिखा गया है तो उसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। राम के चरित्र के वर्णन से यह बताया गया है कि समाज की स्थिति उस समय क्या थी, आज समाज की स्थिति क्या है, आज हमको उनके चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। माता पिता के प्रति उनकी भावना कैसी थी, प्रजाओं के प्रति उनकी भावना कैसी थी, पत्नी के प्रति उनका व्यवहार कैसा था, ये सारी बातें आपके रामायण में लिखी गई है। कुरान में अगर मोहम्मद साहब ने कुछ लिखा है, धर्म के बारे में बताया है, तो उसके आदर्शों को बारे में बताया है। इसलिए साहित्य चाहे जो भी हो, इसी तरीके से मुंशी प्रेमचंद ने अगर साहित्य लिखा तो उनके साहित्य का जो इनकी मूल भावना थी वह सामाजिक परिवर्तन को सशक्त माध्यम मानते थे, समाज में परिवर्तन लाना। तो इनके कहने का आशय यह था कि जो भी साहित्य इन्होंने लिखा उसमें जिस गांव और शहर के परिवेश को जहां उन्होंने देखा और जहां उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है, जहां पर इन्होंने जो देखा है वही लिखा है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनके रचनाओं के मूल विषय हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पहले समाज 4 वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता था कि शूद्र वही है जो लोगों की सेवा करे, लेकिन यह गलत था। इसलिए वह जो विभाजन हुआ था वह जन्म से नहीं था, कर्म से था। जो जैसा कार्य करता था
उसी हिसाब से उसका विभाजन हुआ था। तो मजदूरों की दयनीय स्थिति में कुछ लोग इसी का दुरुपयोग करते थे, शूद्रों को पीड़ित करना तमाम तरीके से। लेकिन अब आज ऐसा नहीं रहा। आज हमारे भारत में सबसे निम्न जात का हमारे भारत का राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि सबसे निम्न जात में आते हैं, दलित में आते हैं। ऐसा नहीं है। समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, पहले समाज में स्त्रियों की दुर्दशा थी, लेकिन अब आज ऐसा नहीं है। आप लोग देखे होंगे, रामनाथ कोविंद के कुछ दिनों पहले प्रणब मुखर्जी के श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान थी, राष्ट्रपति थी। उसके बाद स्त्रियों की दुर्दशा भी समाज में आज नहीं है। आज स्त्रियां बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। एक से एक स्त्री पर्वतारोही बन रही है। एक से एक स्त्रियां आपके विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अनवरत विकास कर रही हैं। इसलिए ये सब तत्कालीन मूल विषय था उनका। जब आज के कुछ दिनों पहले, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय, और उसके पहले भी समाज में कुछ ऐसी स्थितियां थीं, और पहले ये सारी स्थितियों को देख करके उन्होंने जो समाज में देखा वही उन्होंने अपने काव्य में लिखा। प्रेमचंद के काव्य के मूल विषय हैं स्वाधीनता आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन हम लोगों का हुआ था देश आज़ाद करने के लिए, जो हमसे लड़ाई हुई थी। हमारे पूर्वजों ने जो युद्ध किया था, जो युद्ध के बाद जो हमको यह विरासत में हमको आज़ादी मिली है, कैसे मिली है, क्या इसमें होना चाहिए, उन्हीं सारी भावनाओं को इन्होंने अपने साहित्य में बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि साहित्य में समाज सुधार की भावना ही होनी चाहिए। यह रहती भी है और हम लोगों को इसका अनुकरण भी करना चाहिए। हर एक साहित्य में अगर समाज सुधार नहीं है तो साहित्य किसी काम का नहीं है। तो प्रेमचंद का जो कथा साहित्य का संसार है बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। ऐसा नहीं है कि पशु और पक्षियों में आत्मीयता नहीं होती, संवेदना नहीं होती। आप अपने घर एक कुत्ते को पालते हैं, जब वो कुत्ता धीरे धीरे 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने हो जाता है, उस कुत्ते को आप इशारा करते हैं, जैसे जैसे इशारा करेंगे वह कुत्ता उस तरीके कार्य करेगा। आप अपने घर में पिंजरे में तोते को पाला जाता है। अगर उस तोते को सिखा दिया जाए कि घर में कोई घुसे तो तुम नमस्ते बोलो, तो तोता नमस्ते बोलने लगता है। ऐसा आप लोगों ने अपने घरों में किया होगा, देखा होगा, समझा होगा। तो कहने का मतलब ये है, साहित्य में पशु पक्षियों को भी बहुत आत्मीयता इनके मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद की लेखन की प्रमुखता है। जैसा कि गागर में सागर भरने का प्रयास इन्होंने किया है। कहा गया है, सतसई के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। है कि नहीं? जैसे सतसई के दोहे हैं उनके आपके बिहारी के, तो देखन में छोटो लगे गाँव करे गंभीर। बातें कम शब्द में ज़्यादा कहा जाए तो वही है। जैसे भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी का किरातार्जुनीयम है, उसमें भी यही परंपरा उन्होंने फॉलो किया है। तो उनकी भाषा सजीव एवं मुहावरेदार है। सजीव एवं मुहावरेदार, मुहावरों का जगह जगह उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी कुशलतापूर्वक अपने साहित्य में प्रयोग किया है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं का भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। 2 बैलों की कथा कहानी जो है, इसमें कुछ प्रमुख बातें हम आपको बता रहे हैं। तो कथाकार मुंशी प्रेमचंद देश के ही नहीं दुनिया भर में विख्यात हुए, कथा सम्राट कहलाए। प्रेमचंद की जयंती 31 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, यह भी जान लेना चाहिए। इस खास मौके पर उनकी कहानी 2 बैलों की कथा हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। कहानी में 2 बैलों की कथा में क्या कहा गया है, अब हम इसको आपको बताने चल रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी, जो 2 बैलों की कथा आप में दिया गया है, ये कहानी तो बहुत बड़ी है। अगर हम इसको आपको पढ़ाएंगे तो यह वीडियो
शायद 2-3 दिन अगर अनवरत हम बनाएंगे, 4 दिन, लगभग 5-6 क्लास में जाकर के पूर्ण होगा। क्लास में अगर पढ़ाया जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ऐसा है कि इसकी हम कुछ सारांश जो है आपको बता देते हैं, और उसी सारांश में ही सारी कहानी वर्णित रहेगी। ठीक है, बहुत बड़ी कहानी है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। तो हम इसके सारांश के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, चूँकि अब यह वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का हो चुका है। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में आज हमने आपको जानकारी दिया है और इनके काव्यों के बारे में हमने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम 2 बैलों की कथा आप लोगों को बता देंगे। चूँकि कहने का आशय हमारे ये है कि जितना भी आपका कोर्स है वह हर जगह से टच हो जाए, थोड़ा थोड़ा सब जगह अगर साथ चलता रहेगा। इस 2 बैलों की कथा के बाद हम आपको कुछ ग्रामर पोर्शन भी शुरू करेंगे, और आपकी जो एक पुस्तक और है कृतिका, उसमें इस जल प्रलय में जो पहला आपका चैप्टर है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। आप लोग अनवरत वीडियो को देखते रहें, और जो हमने 2 काव्यों को पढ़ा दिया है उसको आप लोग उसके प्रश्नोत्तर को लिखें अपनी कापियों में। आप लोग वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपका प्रश्नोत्तर उसी से निकल आएगा, प्रश्नों का उत्तर। और अगर दिक्कत होगी तो आप लोग ऑनलाइन भी उसको देख सकते हैं, तमाम प्रश्नोत्तर डाले गए हैं ऑनलाइन। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।